एवरीवन, आप सबका स्वागत है महक की पाठशाला में। आज हम करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इन्हें हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं। ये बेसिकली वो रूल्स होते हैं और पैरामीटर्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं कि अकाउंटिंग कैसे ऑपरेट करती है। ये प्रिंसिपल एक बेसिकली थ्योरी बेस होता है अकाउंटिंग के, जिसके बेसिस पे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती हैं। ये गाइडलाइंस होती हैं जो गाइड करती हैं कि किस तरह से आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट्स डिस्कस ऑल दीज प्रिंसिपल्स इन डिटेल। सो सबसे पहले आता है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल बेसिकली ये वो प्रिंसिपल है जो कहता है कि बिजनेस और उसका ऑनर ये सेपरेट है। बिजनेस की एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। बिजनेस एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन है वो बिजनेस से ही बिलोंग करेंगी। जो ऑनर की पर्सनल ट्रांजैक्शन है वो उसकी पर्सनल ट्रांजैक्शन रहेंगी। इसमें आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल इसमें क्या होता है, जैसे ऑनर है, उसके पास मनी है, वो अपने बिजनेस में अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो वो बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी है कि उसने ऑनर ने कैपिटल इन्वेस्ट करी है, हमने उसको पैसा वापस करना है। और अगर ऑनर कोई पैसा उसमें से निकाल रहा है तो उसकी ड्राइंग होगी। अगर वो कोई पैसा दे रहा है बिजनेस पे तो उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, और अगर वो पैसा कोई निकाल रहा है तो उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देनी पड़ेगी। तो इसी तरह से यही इस प्रिंसिपल की वजह से ये कंसेप्ट्स फॉर्मुलेट हुए कि बिजनेस और ऑनर दोनों एक दूसरे से सेपरेट हैं। बिजनेस की एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, एक उसकी अलग पहचान है, वो ऑनर के साथ सेम नहीं है। जो भी एंट्रीज रिकॉर्ड होगी बुक्स ऑफ अकाउंट में वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, ना कि उसके ऑनर की। राइट? I hope you all are clear with business entity principle. मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल ये कहता है जिन भी ट्रांजैक्शंस को आप मॉनेटरी वैल्यू असाइन कर सकते हो या मनी की टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हो, उन्हीं को ही आप अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हो। तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल बेसिकली क्या कहता है, जो फोकस होता है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का वो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन पे होता है रादर देन दी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। हम उन आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं जिनको हम मनी की मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन लाइक एम्प्लॉय स्किल लेवल, एम्प्लॉय वर्किंग कंडीशन, इनको हम कोई भी मॉनेटरी वैल्यू नहीं असाइन कर सकते, तो देयरफॉर हम इनको अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड भी नहीं करते। राइट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। ये क्या कहता है कि जो बिजनेस की होल लाइफ है वो आपने कुछ ऐसे ब्रेक कर दी है। दिस इज़ होल लाइफ ऑफ बिजनेस। ये आपने एक एक साल जैसे उसमें 12 मंथ्स के पीरियड में आपने ब्रेक कर दी है। तो ये एक जो पीरियड है जिसमें ऑपरेटिंग साइकिल होता है, इसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। The whole life of a business is broken into smaller periods of 12 months, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। अब ऐसे नहीं है, और अकाउंटिंग पीरियड की रेलिवेंस कहाँ आती है कि आप हर साल के बाद अपनी फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हो, जिससे कि आप एनालिसिस कर पाते हो कि आपका बिजनेस कैसे काम कर रहा है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है, व्हाट ऑल थिंग्स टू बी डन। राइट? सो बहुत ही बेसिक से प्रिंसिपल है। अकाउंटिंग पीरियड क्या कहता है कि बिजनेस की लाइफ को आपने डिवाइड कर देना है इनटू स्मॉलर पार्ट्स, और जिस भी पार्ट में आप डिवाइड कर रहे हो 12 मंथ्स, 16 मंथ्स, 18 मंथ्स, वो जिस पार्ट में आप डिवाइड कर रहे हो वो एक उसका अकाउंटिंग पीरियड होगा, जिसके एंड पे, एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड वी मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे कि बैलेंस शीट एंड ऑल, जस्ट टू नो फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द एंटरप्राइज। राइट? नाउ फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है कि ऑल दी मटीरियल फैक्ट्स जिनकी ज़रूरत है शुड बी फुली डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी मटीरियल फैक्ट्स हैं।
कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। सारी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन जो इकोनॉमिक अफेयर्स की एंटिटी के है वो सारी डिस्क्लोज होनी चाहिए। हर एक इंफॉर्मेशन जो ज़रूरी है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वो डिस्क्लोज होनी बहुत ज़रूरी है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज़ मटेरियलिटी प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल है, वो कहता है कि आपने डिस्क्लोज करना है, ठीक है, बट आप डिस्क्लोज सिर्फ मटेरियल इंफॉर्मेशन को करो जिस इंफॉर्मेशन से यूज़र की डिसीजन मेकिंग पे फ़र्क पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अब 1 लाख की कोई ट्रांजैक्शन है, ये इंफॉर्मेशन आपने कहीं पे भी 1 लाख यूज़ किया, मटेरियल होगी जिसकी टर्नओवर 10 लाख है। अगर जिसकी 100 करोड़ की टर्नओवर है उसके लिए में भी ये इंफॉर्मेशन मटेरियल ना हो कि आपने 1 लाख लगा दिया, चलो ठीक है, कहाँ लगाया, इतना लगाया, वो इतनी मटेरियल नहीं होगी। बट अगर 10 लाख की टर्नओवर है, उसमें से आप 1 लाख कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं पे भी लगा रहे हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा मटेरियल इंफॉर्मेशन बन जाती है इसके लिए। तो ये मटेरियलिटी एक सब्जेक्टिव टर्म है, तो आपको अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग जो भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है जो आपके इन्वेस्टर्स के या यूज़र्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करनी मैंडेटरी है, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल, प्रूडेंस प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है, प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या कहता है, ऑल एंटिसिपेटेड losses should be taken into account। तो ये क्या कहता है कि जो भी लॉसेस एंटिसिपेट कर सकते हो, जो भी फ्यूचर में आपके लॉस होने वाले हैं, उसके लिए आप कर सकते हो, एक प्रोविजंस बना सकते हो। उनको आपको देख के चलना होता है कि आपको अपना बचाव करके चलना होता है कि अगर कल को फ्यूचर में मुझे ये लॉस हो जाए तो मैं उसके लिए प्रिपेयर रखूं अपने आप को। बट यू शुड नॉट एंटिसिपेट योर प्रॉफिट्स, यू शुड एंटिसिपेट योर लॉसेस, बट आपको अपने फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होगा उसके रिगार्डिंग आपको कुछ नहीं करना है। ऑन दैट बेसिस हम क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को या तो हम कॉस्ट पे लिखते हैं या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो भी लोअर होती है उस पे लिखते हैं, क्योंकि हम फ्यूचर में नहीं बता सकते कि उस स्टॉक की वैल्यू अप होगी या लो होगी। तो हम इनमें से जो भी लोअर वैल्यू होती है हम उसे लिखते हैं, ताकि अगर कल को वैल्यू बढ़ती भी है तो इट्स ओके, बट अगर कल को ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू से कम हो जाती है हमारी वैल्यू तो हमें कोई लॉस ना हो, तो हम प्रॉफिट को एंटिसिपेट नहीं करते हैं, हम लॉसेस को एंटिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी बनाते हैं। दिस इज़ द प्रिंसिपल जिसकी वजह से हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये सारी चीज़ें बना के रखते हैं ताकि हमें कोई लॉस फ्यूचर में हो तो उसके लिए हमारे पास कवर हो। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट ये क्या कहता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो जिस प्राइस पे आपने कोई चीज़ खरीदी है, प्राइस पेड पे ऑन कॉस्ट रिकॉर्ड करते हो आप अपनी बुक ऑफ अकाउंट में। आप इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अपनी मार्केट वैल्यू पे आप इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो है वो मार्केट वैल्यू पे नहीं लिखते हो वैल्यूज़ अपने एसेट्स की या कुछ भी, वो आप अपनी कॉस्ट पे लिखते हो जिस पे आपने जिस टाइम पे जो चीज़ जितने में खरीदी है आप अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में वो ही रखते हो। फॉर एग्जांपल आपने लैंड खरीदी है आज 1 लाख की, तो आप अपनी बुक में उसकी 1 लाख ही रखोगे, चाहे उसकी नेक्स्ट डे वैल्यू 2 लाख हो जाए, राइट। सो आप हिस्टोरिकल कॉस्ट, आप कॉस्ट के बेसिस पे ही अपनी वैल्यूज़ लिखते हो, आप मार्केट वैल्यू को नहीं इंक्लूड करते हो अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, आपकी जो एक्सपेंसेस हैं वो मैच करें आपके रेवेन्यूज़ के साथ, नो मैटर कि आपको कैश रिसीव हुआ है, आपने कैश पे किया है, ये सारी चीज़ें नहीं मैटर करती। आपकी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के टाइम पे आपके जो खर्चे हैं वो आपकी रेवेन्यूज़ के साथ मैच होने चाहिए। बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल वी हैव अ कंसेप्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस, राइट। नाउ डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन जो आप पे
बिजनेस में एंटर होती है, बुक ऑफ अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं, उसका ड्यूअल एस्पेक्ट है। फॉर एवरी डेबिट देयर इज़ अ क्रेडिट। हर ट्रांजैक्शन जो एंटरप्राइज में है उसके दो एस्पेक्ट्स है, एक डेबिट और एक क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर कोई राहुल स्टार्ट कर रहा है बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 1 लाख, तो जो हमारे पास कैश है वो आ रहा है 1 लाख का, तो वो डेबिट हो रहा है और हमारे पे राहुल की एक लाइबिलिटी बन रही है। तो जो कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट में हम 1 लाख डाल रहे हैं, तो वो हमारा क्रेडिट है। तो ऐसे ही हर ट्रांजैक्शन में जो चीज़ हमारे पास आ रही है उसको हम डेबिट कर देते हैं, जो जा रही है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। इस तरीके से हमारे रूल्स बन रखे हैं डेबिट एंड क्रेडिट के। तो डुअल एस्पेक्ट क्या कहता है कि फॉर एवरी डेबिट देयर इज़ अ क्रेडिट, राइट। सो इसी के बेसिस पे हमारी एक अकाउंटिंग इक्वेशन भी फॉर्म होती है, बट ये सारी चीज़ें हम आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि वो कैसे होता है। बट फिलहाल के लिए डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल यही कहता है कि फॉर एवरी डेबिट देयर शुड बी अ क्रेडिट। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग महक की पाठशाला। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा महक की पाठशाला को।